हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास का अध्याय 8 जीव जनन कैसे होते हैं। जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। 2 कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो एसिड के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए प्रकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। विभिन्नता का महत्व। लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। जैसे विकास का आधार। प्रजनन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुण के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लैंगिक प्रजनन 2 एकल जीव, एक नर और एक मादा, मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। विखंडन। इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा। हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि अमीबा है और अमीबा जैसे जैसे आपको विकसित हो रहा है, अंततः समय में ये अपने आप को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर ले रहा है और इस प्रकार 2 नए जीवों में विभाजित हो जाता है। और ऐसे प्रक्रिया को हम लोग द्विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। बहुखंडन जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। प्लेज्मोडियम उदाहरण के रूप में। खंडन इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगाइरा। हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ये आपको सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये आपको स्पाइरा गायरा में देखा जाता है। पुनः रुद्भवन पुनः जरण इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे प्लेनेरिया हाइड्रा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं आपको चित्र के माध्यम से। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लेनेरिया जो है ये छोटे छोटे पार्टों में टूट जा रहा है और इस प्रकार 3 जीवों में विभाजित हो रहा है। हाइड्रा भी देख रहे हैं, हाइड्रा कई पार्ट में टूट जा रहा है और ये अपने आप को 3 नए जीव में विभाजित कर ले रहा है। मुकुलन इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है
उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट, खमीर। हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रा में एक छोटे छोटे आपको कली की तरह निकल रहा है जिसे मुकुल कहा जाता है, और ये पुनः टूटकर फिर नए जीव में, नए आपको हाइड्रा के रूप में अपना एक नया प्रारूप बना ले रहा है। बीजाणु समासंग कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनाती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। हम लोग देख रहे हैं रियूजाइट्स जो है आपको क्या हो रहा है, इसके जो जीवों की जो तंतुओं की सिरे जो हैं इसे बीजाणुधनी छोटे छोटे गोलकार रूप में होते हैं, और ये मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, और ये आपको अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि हो जाते हैं और अपने आप को ये ब्रेक करके फिर नए जीवों की उत्पत्ति कर लेता है। फूलों के प्रकार। फूल के प्रकार एक होता है उभयलिंगी पुष्प, जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों और गुड़हल। एक लिंगी पुष्प स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण पपीता और तरबूज। पुष्प की संरचना हम लोग देख सकते हैं। पुष्प की संरचनाएं आपको फूलों की जो बाहरी आपको पतले पतले धागे की तरह निकला हुआ रहता है उसे पुंकेसर कहते हैं, और वह धागे के ऊपरी सिरा को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, और उसके मध्यम भाग को वर्तिका कहते हैं, और वह जब मध्यम भाग पतला वाला सिरा जिस आपको गोलाकार भाग से निकलता है वह अंडाशय होता है, जिसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। फूलों के दोनों तरफ हरे आपको एक पत्तीदार आपको पत्ते की तरह निकला हुआ रहता है जिसे हम बाह्यदल कहते हैं, और जो फूलों की जो आपको संरचनाएं बाहर की तरफ चौड़ी चौड़ी निकली होती है उसे हम पाखुड़ी कहते हैं। अंडाशय के बीच गोलाकार एक भाग होता है जिसे हम बीजांड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और फूलों की ये संरचनाओं के बारे में ज़्यादा हम लोगों को माइंड में कॉन्शियस करने की अधिक ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बीज निर्माण की प्रक्रिया। एक में परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागन या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर परागन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। 2. परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। 3. अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। 4. युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। 5. अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बीज का निर्माण की प्रक्रिया। फिर ना हम इसे रिव्यू करते हैं। एक में परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागन या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर परागन पर स्थानांतरित हो जाता है। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। 3. अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। 4. युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाता है। कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियाँ। जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंदी,
तने द्वारा आलू अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। कृत्रिम विधियाँ रोपण, आम, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको कायिक प्रवर्धन कहता है कि कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जड़, तना, पत्तियाँ आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियाँ 3 प्रकार की होती है। जड़ द्वारा डहेलिया और शकरकंदी कुछ पौधे होते हैं। तने द्वारा आलू और अदरक के होते हैं। पत्तियाँ द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नए पौधे बनाती है। कृत्रिम विधि जो होती है, आर्टिफिशियल आपको मेथड जो होती है, वो आपको रोपण, आम, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली होता है। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण के रूप में आकृतिक और सजावटी पौधे। कायिक प्रवर्धन के लाभ। बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तक संवर्धन क्या है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण आकृतिक सजावटी पौधे। कायिक संवर्धन के लाभ जो होते हैं, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि नए पौधे बना सकते हैं। ये बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है। अब हम लोग देख सकते हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूल पौधों का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको फूल के जो भाग हैं, बाहरी जो आपको गोलकार ऊपर भाग जो दिखाई दे रहा है वो परागकण है, और फिर उसके बाद में जो उसके साइड में किनारे जो आपको पतला सा धागा की तरफ दिख रहा है वो आपको वर्तिकाग्र है, और बीच वाला जो आपको परागकण के जो आपको पतला सा आपको नली की तरह दिख रहा है वो आपको नर युग्मक है, और इसके अंदर के जो नली होते हैं वो पराग नली कहलाते हैं। निचली भाग आपको क्या होता है, गोलाकार होता है जो अंडाशय होता है, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या होते हैं, गोलाकार संरचना होता है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरन। मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिका किशोरावस्था की इस अवधि को यौन आरंभ कहते हैं। फिर से हम लोग देख रहे हैं मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू से हो जाता है। तो किशोरा अवस्था की इस अवधि को यौन आरंभ कहते हैं। यौन आरंभ में परिवर्तन। किशोरों में एक समान कांक और जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आता है। आवाज फटना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यौन आरंभ में परिवर्तन
किशोरावस्था में एक समान कांक जनांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, आवाज़ का फटना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। इसे पहचान होता है कि आपको लड़कों और लड़कियों में आपको लैंगिक प्रजनन के लिए ये आपको तैयार हैं या नहीं है। नर जनन तंत्र। वृषण। वृषण अंदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो कि शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्म शुक्राणु यहाँ पे बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तन। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषण से सीसन तक पहुंचाती है। मूत्रमार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे सीसन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेटस ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। हम लोग फिर से इसे रिपीट कर सकते हैं कि वृषण अंदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तन। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषण से सीसन तक पहुंचाती है। मूत्रमार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे सीसन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेटस ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इसे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान कराता है, उनके स्थानांतरण में सहायता कराता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। हम लोग यहाँ आलेख द्वारा देख सकते हैं कि मूत्र नालिका, मूत्राशय, सीसन, मूत्रमार्ग, वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राणु, शुक्राशय, ये सारे चित्रों के द्वारा आपको तीरों के द्वारा सांकेतिक किया गया है। मानव का नर जनन तंत्र के ये सारे सांकेतिक हैं। मादा जनन तंत्र। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका के निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिकी फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। हम लोग देख सकते हैं, पुनः फिर से इसे रिव्यू कर सकते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंड वाहिकी फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। हम लोग यहाँ चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको तीर के द्वारा संकेतित किया गया है। अंडवाहिकी फैलोपियन ट्यूब जो है, जो कॉर्नर साइड में है। अंडाशय आपको कॉर्नर, गर्भाशय, गिरवा और योनि। मानव का मादा जनन तंत्र। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड जुग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय
में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। 2 में भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान हो जाता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। पुनः फिर हम लोग देख सकते हैं जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण के रूप में भ्रूण को प्रदान करता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल और एस्पोजी हो जाती है और यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, पुनः रिव्यू करते हैं। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल और एस्पोजीज हो जाती है और यह भ्रूण के लिए विकास के लिए जरूरी होता है। यदि निषेचन नहीं होती है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है जिसे रजनोवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना होता है। रोगों का लैंगिक संचरण STD से अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मशा, वाट्स, HIV, एड्स। हम लोग पुनः इसे रिव्यू कर सकते हैं। यह निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति को आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने के समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मशा, HIV, एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। विषाणु जनित HIV, एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव होता है। गर्भरोधन गर्भाधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार यांत्रिक अवरोध शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। शीशन को ढकने वाले कंडोम योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप होते हैं। रासायनिक तकनीक मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD इंट्रायूटेरिया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। शल्य क्रिया तकनीक नसबंदी पुरुषों में शुक्रवाहिकों को रोककर इसमें से शुक्राणु को स्थानांतरण को रोक दिया जाता है।
ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और आप इसे उपयोगी साबित कर सकते हैं और यह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक्स।